नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और इसी आशा के साथ हम आपका फिर से स्वागत करते हैं आरडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक नया विषय लेकर आए हैं जो एचएसएससी द्वारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा अपने सभी परिवेश ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे संबंधित मैं लगभग सभी क्वेश्चन लेकर आया हूँ और वे आपको पता चलेगा कि एचएसएससी राजनीतिक विज्ञान विषय से संबंधित कैसे प्रश्न पूछती है, क्योंकि कोई भी विषय छोटा नहीं होता। हर विषय अपने आप में बहुत ज्यादा ब्रॉड होता है और आप उस विषय को पूरा नहीं पढ़ सकते। सीईटी जो अभी एग्जाम होगा हमारा नवंबर में, जिसके प्रयास लगाए जा रहे हैं, तो सीईटी में भी राजनीतिक विज्ञान से संबंधित बहुत से क्वेश्चन आएंगे। राजनीतिक विज्ञान विषय बहुत ही ब्रॉड सब्जेक्ट है, इसको आप पूरा नहीं पढ़ सकते, लेकिन इसके मुख्य मुख्य क्वेश्चन अगर आप देखते हैं कि एचएसएससी कैसे अपने क्वेश्चन इसमें से बनाती है और कैसे प्रश्न पूछती है, तो आप इसी के आधार पर अपने सीईटी के एग्जाम को और भी अच्छा कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज मैं आप सभी को इसके क्वेश्चंस करवाऊंगा जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आपको इससे पता चलेगा कि एचएसएससी किस टाइप के क्वेश्चंस पूछती है। एचएसएससी अपने प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं राजनीतिक विज्ञान से संबंधित। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं आपके लिए, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री, दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, उप प्रधानमंत्री, उप मुख्यमंत्री इत्यादि कोई भी पद की व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं दी गई है। ये तो जो हमारे राजनीति होते हैं इनको खुश करने के लिए ये पद दिए जाते हैं। जैसे हरियाणा का उप मुख्यमंत्री आपसे कोई पूछ दे तो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, मैं बताऊंगा। तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन दिए थे एचएसएससी ने, मैं आपको सिर्फ ऑप्शन दे देता हूं। मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। दूसरा ऑप्शन दिया था जीबी पंत। तीसरा था देवीलाल और चौथा था वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं वे आप ऑप्शन ऐसे नहीं होते कि ये कहीं से उठा कर दे दिए, कहीं से उठा कर कहीं से, ऐसे कभी भी ऑप्शन एचएसएससी या कोई भी एग्जाम का पैटर्न नहीं देता है। सभी ऑप्शन आपस में जुड़े होते हैं, आपस में उस क्वेश्चन से संबंधित होते हैं। तो इसमें देखिए मोरारजी देसाई, आप सभी ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो मैंने बताया था मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री माने जाते हैं। ये 1977 में प्रधानमंत्री बने थे। आपको याद होगा जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा था, लेकिन जो भारतीय राजनीति के किंग मेकर माने जाते हैं के कामराज, उन्होंने इनको नहीं बनाया। फिर लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर से इनके प्रधानमंत्री पद की इनके पास दावेदारी थी, लेकिन इंदिरा गांधी जो कि बहुत ही भोली भाली थी उस समय, उनको शायद बाद में ऐसी ही रही हैं, उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। और फिर जीबी, मतलब इससे हो गया कि इससे क्या मतलब है कि ये प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तो इनको प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया, तो इसको आप कट करेंगे। जीबी पंत, जीबी पंत के बारे में आपको बता देता हूं, ये भारत के चौथे गृह मंत्री रह चुके हैं और इनको भारत रत्न मिल चुका है, भारत रत्न। तो इनका कहीं भी इनका संबंध प्रधानमंत्री या उप प्रधानमंत्री पद से नहीं रहा है, तो इस प्रकार इनको भी ये भी ऑप्शन नहीं है। चौधरी देवीलाल जो हरियाणा से संबंध रखते हैं, वे उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन कब से कब तक, ये बात आपको सोचने की है। 1989 से 1990 से 91 तक ये उप प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन इन्होंने पूछा है क्वेश्चन में भारत के पहले उप प्रधानमंत्री। इस चीज पर आपको गौर रखना है, ये नहीं करना कि सीईटी हरियाणा का एग्जाम है। हरियाणा के मोस्टली बच्चे सोचेंगे कि हरियाणा का एग्जाम तो हरियाणा से संबंधित ही रहेगा, तो हरियाणा का कौन है, चौधरी देवलाल।
कि हमारे ज्योति देवलाल से संबंधित क्वेश्चन आया है तो हम ज्योति देवलाल को ही टिक करते हैं, लेकिन ये भी ऑप्शन गलत है। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप क्वेश्चन को 2-3 जब तक आपके समझ में नहीं आता है तब तक पढ़ो। एक क्वेश्चन गलत करने से अच्छा है आप उस पर 1 मिनट और लगा दो, क्योंकि एक क्वेश्चन के गलत होने पर आपके बहुत से नंबर कट जाते हैं और बहुत सी बार आप 1 नंबर से ही रह जाते हैं। आपने गूंगी गुड़िया वाला मेरा वीडियो देखी होगी, मेरी वीडियो, तो उसमें मैंने बताया था कि वो एक वोट से कैसे राज्यसभा में अपना बिल पारित करवाने से हार गई थी। कौन? इंदिरा गांधी। तो देवलाल भी नहीं है। अब आती है बात सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब 3 मैंने कट कर दिए हैं तो चौथा ही होगा। हाँ, ये क्यों थे अब ये देखते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री भी थे। भारत के पहले, अगर ये पूछा जाता है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको लौह पुरुष भी कहा जाता है। आपको इनकी बचपन की कहानी याद होगी, जब इनको यहाँ पर गले पर बताते हैं फोड़ा हो गया था और ये नाई के पास आते हैं और कहते हैं इसको गर्म सलाख से दाग दो, लेकिन नाई डर जाता है कि छोटा सा बच्चा है, ये कभी इससे कोई दुर्घटना न हो जाए, लेकिन उन्होंने समय अपने हाथ में वह लोहा लेकर, गर्म सलाख लेकर अपने आप को दाग लिया था और वह फोड़ा ठीक किया था। इस प्रकार इनको लौह पुरुष कहते थे। ये इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क। दोस्तों याद रखना है, एचएसएससी कभी भी आसान क्वेश्चन या कोई भी, अब जैसे हमारे पिछली वीडियो में नरेश आदित्य सर के द्वारा बताया गया था कि कभी भी क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा जाता कि भारत की राजधानी क्या है। सबको पता है नई दिल्ली, सब अच्छा करके आएंगे, लेकिन घुमा फिराई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्वेश्चन वही होता है लेकिन उसको घुमाया फिराया जाता है। तो इसी के साथ इस क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकते हैं कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। अब बिस्मार्क कौन था मैं आपको वो भी बता देता हूँ। बिस्मार्क जिसने जर्मनी का एकीकरण किया था। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। तो इन्हें भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने भारत का भी एकीकरण किया था। जब हम आजाद हुए तो 362 या 365 रियासतें कहते हैं, उन रियासतों को भारत में शामिल किसने करवाया था? भारत के लौह पुरुष, भारत के पहले गृह मंत्री, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनके नाम एक से एक और जाता है। इन्होंने सोमनाथ के, मैं यहाँ से रेज करता हूँ ये, क्योंकि आपको उत्तर का पता चल ही गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। सोमनाथ मंदिर जो कहां पर स्थित है? गुजरात में। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था इन्होंने ही। क्योंकि भारत पर जब भी कोई हमला होता था तो सबसे अमीर मंदिर, सबसे धनवान मंदिर सोमनाथ का मंदिर था। हर कोई थी, चाहे मुगल साम्राज्य हो, चाहे अंग्रेज आए हो, उन्होंने हमेशा सोमनाथ मंदिर को लूटा था। तो इन्होंने सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। एक क्वेश्चन के साथ मैंने आपके लगभग 4 या 5 क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं। गुजरात के सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के लौह पुरुष कौन कहे जाते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इसी के साथ हमारा मेन क्वेश्चन जो था, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए दोस्तों, अगर मैं सिर्फ या हमारे द्वारा सिर्फ क्वेश्चन के ऑप्शन बताकर आपको डायरेक्ट आंसर बता दिया जाएगा तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप इसको डायरेक्ट गूगल करके देख सकते हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन था। लेकिन जो सभी ऑप्शन आए हैं, अगर उनके बारे में आपको पता नहीं चला क्योंकि वे अलग से ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, तो उससे क्या फायदा मिलेगा। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत के संविधान का ऐतिहासिक विकास का काल कब से प्रारंभ होता है? भारतीय संविधान का ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? कब से प्रारंभ माना जाता है कि जो भारत का संविधान है उसका इतिहास कब से आरंभ हुआ था, कब से प्रारंभ माना जाता है? तो इसके ऑप्शन जो एसएससी के द्वारा दिए गए थे वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। पहला ऑप्शन दिया था 1773,
ईस्वी, 1773 ईस्वी। नंबर 2 ऑप्शन दिया था उन्होंने 1784 ईस्वी। नंबर 3 ऑप्शन दिया था इन्होंने 1858 ईस्वी। जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उनके पीछे कोई न कोई कहानी या कोई न कोई घटना, महत्वपूर्ण घटना जुड़ी होती है, और मेरे सभी दोस्त या कोई भी दोस्त हैं उसी में अटक जाते हैं कि यह घटना उससे संबंधित लग सकती है। इस लग सकती में ही हम फंस कर रह जाते हैं। यहाँ पर आता है चौथा ऑप्शन 1600 ईस्वी। अब देखिए, मैं आपको इनके बारे में बताना चाहता हूँ। 1773 में क्या हुआ था? 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था, शायद आपको पता होगा। रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप गूगल करके या अपनी जो भी हार्ड बुक है आपके पास से उनको आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग के बारे में क्या क्या था। और 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था, पिट्स इंडिया एक्ट। भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक प्रारंभ है उसके लिए मैं एक सबके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के लाऊंगा, अलग से वीडियो, अच्छी सी वीडियो बना के लाऊंगा। लेकिन अभी सीईटी का एग्जाम हमारे सर पर है। आप सभी, मैं बहुत से दोस्तों ने कहा कि सर सीईटी से संबंधित कुछ ऐसे क्वेश्चन लेके आइए, प्रीवियस ईयर के हो या फिर नेक्स्ट आगामी क्वेश्चन हो, तो वे हमें लेकर आए जिससे हमें कुछ मदद मिल सके, हेल्प मिल सके। तो इस प्रकार मैं आज ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट क्लास हमारी जो आगामी क्वेश्चन है उन संबंधित मैं लेकर आऊंगा। और नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है? 1858 ईस्वी। 1858 ईस्वी में क्या हुआ था? ताज का शासन। ताज का शासन में क्या था? ताज के शासन में 1857 में क्रांति हुई थी, आप सबको पता है। 1857 की क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? कि यह भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं आप सभी इन ऑप्शन के साथ साथ मेरे समझाए गए इन ऑप्शंस को ध्यान में रखेंगे कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो इसको कहा था वीर सावरकर जी ने। वीर सावरकर ने 1857 की क्रांति को, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था। अब वापस अपने टॉपिक पर आते हैं कि 1858 में क्या हुआ था। जब 1857 की क्रांति हुई तब महारानी विक्टोरिया ने ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से स्वयं अपने हाथों में भारत का शासन को ले लिया। तो ताज शासन को उसी को बोलते हैं कि ताज शासन आ गया कि महारानी विक्टोरिया डायरेक्ट भारत पर शासन करने लगी। 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन करने के लिए आई थी। भारत में शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या करने आई थी? शासन करने के लिए आई थी। और आपको आपकी नॉलेज के लिए मैं बता देता हूं, स्टार्टिंग में ये सिर्फ 15 साल के लिए, स्टार्टिंग में सिर्फ 15 साल की परमिशन लेके आए थे, 15 वर्ष की। और फिर आपको पता ही है इन्होंने कितने वर्षों तक हमारे देश पर राज किया, कितने वर्षों तक हमारा शोषण किया, भारत का शोषण किया, हम सभी नागरिकों का शोषण किया। और इस प्रकार स्टार्टिंग में ये 15 वर्ष की परमिशन के साथ आए थे। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन पे आते हैं, संविधान के, भारतीय संविधान के ऐतिहासिक काल कब से प्रारंभ माना जाता है? तो यहाँ पर देखिए 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आ चुका था, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था और 1858 में ताज शासन हुआ। तो मानते हैं कि जब अंग्रेज भारत में आए तभी से संविधान का ऐतिहासिक काल माना जाता है। 1600 ईस्वी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई तब से ही संविधान का ऐतिहासिक काल प्रारंभ माना जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा इसका? 1600 ईस्वी। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से अगर कुछ अपने एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप उनको अच्छे से करेंगे। दोस्तों, मैं बार बार कहता हूँ हर क्वेश्चन को 2 या 3 बार पढ़िए और जब तक आपको समझ नहीं आता हो तब तक तुक्का मारने वाला कोई भी सिस्टम मत बनाइए। YouTube पर बहुत से टीचर्स या बहुत से ऐसे साथी हैं जो आपको बताते हैं कि तुक्का मारने की विधियां, ऐसी कोई भी विधि मत अपने जीवन में अपनाइए। आप अपने हार्ड कॉपी को पढ़िए, अपने खुद के नोट्स बनाइए, किसी एक चैनल पर बंद कर न रहिए।
विभिन्न चैनलों पर विजिट कीजिए या फिर यूट्यूब पर बहुत से ऐसे सोर्स हैं जो आपको फ्री पढ़ाते हैं। जैसे हमारा चैनल ही है, हमारी ऐसी कोई पोस्ट नहीं है, हम आपके लिए ही हैं और आप हमारे लिए हैं। तो इस प्रकार बहुत सी अपनी हार्ड कॉपी को जरूर अवश्य रखिए, अपनी एक बुक्स अच्छी पब्लिकेशन की अपनी बुक्स लीजिए, उसमें से पढ़िए। और इसी प्रकार हम अपने अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, राज्यसभा के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं। एसएससी द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैं इसके ऑप्शन देता हूं। एसएससी ने पहला ऑप्शन दिया था आम नागरिकों द्वारा, क्योंकि जो मेरे साथी अभी अभी 18 या 20 इयर्स ओल्ड हैं, वे सोचेंगे कि ये प्रधानमंत्री, लोकसभा के चुनाव होते हैं, गांव में सरपंच के चुनाव होते हैं, तो सीधे आम नागरिक, हम नागरिक ही चुनते हैं। तो इसी प्रकार राज्यसभा के सदस्य भी हम नागरिकों द्वारा चुने जाते होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सभी ऑप्शन लिखवाता हूँ, फिर इसको अच्छे से वर्णन इनका करता हूँ। आम नागरिकों द्वारा। नंबर 2, जब आप क्वेश्चन को पढ़े, हर शब्द को अलग अलग पढ़े। यहाँ पर राज्यसभा के सदस्य पूछे गए हैं, न कि लोकसभा सदस्य या गांव के सरपंच, पंच, मेंबर ऐसे पूछे गए हैं। दूसरा ऑप्शन है लोकसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य। नंबर 3 है विधानसभा के सदस्य द्वारा, विधानसभा के सदस्य द्वारा। चौथा ऑप्शन हमारा सत्तारूढ़ दल द्वारा। दोस्तों, अभी सत्तारूढ़ दल आपको पता है, हरियाणा और केंद्र सरकार में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, तो जिस पार्टी की सरकार होती है उसी को सत्तारूढ़ दल कहा जाता है, सत्तारूढ़ दल द्वारा। अब आते हैं इसका वर्णन करते हैं। राज्यसभा सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं? आम नागरिकों द्वारा। आम नागरिक सिर्फ लोकसभा, गांव के सरपंच, मेंबर्स इत्यादि को चुनते हैं। तो आपको बता दूं मैं, आम नागरिकों द्वारा राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल भी नहीं चुने जाते। इसको आप अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ राज्यसभा का जिक्र है, न कि लोकसभा का। अगर लोकसभा का जिक्र होता तो आम नागरिकों द्वारा चुने जाते हैं, लोकसभा के सदस्य द्वारा। ये भी गलत है। विधानसभा के सदस्य द्वारा और सत्तारूढ़ द्वारा, जो पार्टी सत्ता में है, जिस पार्टी की सरकार है, क्या वह राज्यसभा के सदस्य चुनती है? तो ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन बचता हमारा विधानसभा के सदस्य द्वारा, ये बिल्कुल सही है। अगर आपकी करंट अच्छी है तो पिछले कुछ दिनों पहले हरियाणा में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे, जिसको लेकर कांग्रेस, बीजेपी, जेजेपी काफी झगड़ा हुआ था। कांग्रेस में ज्यादा झगड़ा हुआ था। किरण चौधरी या फिर एक और था राजनेता, मुझे शायद ध्यान में नहीं है, उनके वोट के ऊपर शायद अजय माकन नाम से ऐसा कोई राजनेता था, तो उनके वोट के ऊपर बहुत सारा घमासान हुआ था कि उन्होंने वोट अलग डाला है, किसको डाला है, क्योंकि कांग्रेस के उसकी जो प्रतिनिधि था उसकी हार हो गई थी। तो हार के बाद ऐसे राजनीति में एक दूसरे पर लगाए जाते हैं। तो इसी प्रकार जब हमारा ऑप्शन ये क्वेश्चन था, राज्यसभा सदस्य इसके द्वारा चुने जाते हैं। अपनी करंट्स को अच्छे रखा करो, क्योंकि जो अपनी करंट्स है वही राजनीति, हिस्ट्री, ज्योग्राफी इत्यादि से जुड़कर हमारे सब्जेक्ट को मजबूत बनाती है। तो राज्यसभा सदस्य विधानसभा के सदस्य द्वारा चुने जाते हैं। यहाँ पर आता है राज्यसभा का जिक्र, तो राज्यसभा में आपको बता दूं, राज्यसभा संविधान किस अनुच्छेद में दी गई है? तो राज्यसभा, और यहाँ पर लिख देता हूं मैं संसद, और यहाँ पर लिख देता हूँ लोकसभा, तीनों को एक साथ ही बता देता हूँ। और इसकी एक मैं आपको सबको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ। संसद, राज्यसभा, लोकसभा, शॉर्ट ट्रिक विभिन्न टीचर्स के द्वारा बनाई गई होती हैं, उनको हम लेकर आते हैं आप सभी के लिए, या हमें भी कहीं से मिली होती हैं, आपको भी कहीं न कहीं से मिली होती हैं, बनाता कोई है लेकिन काम सबके आते हुए। इसमें मेरे एक दोस्त द्वारा बताया गया था कि हम इन तीनों को कैसे याद रख सकते हैं। संसद का स लेंगे, राज्यसभा का रह लेंगे और लोकसभा का ला लेंगे, तो बन जाएगा इसका एक शॉर्ट ट्रिक सरला। सरला नाम से हम इनको तीनों को सीक्वेंस में रख सकते हैं। ये पहले संसद आएगी, फिर राज्यसभा आएगी, फिर लोकसभा आएगी। अब लोकसभा को
नीचे नीचे क्यों रखा गया है, क्योंकि यह संसद का एक निचला सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है और संसद इन तीनों के दोनों से मिलकर एक संसद बनती है। संसद में राष्ट्रपति भी शामिल होता है। तो सरला को हम कैसे रखेंगे, S79, R80, लोकसभा 81। संविधान के अनुच्छेद 79 में संसद का जिक्र है, 80 में राज्यसभा का जिक्र है और लोकसभा का 81 में जिक्र है। तो आप इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, जब कोई पूछ ले अगर कि भारत का उच्च सदन कौन सा है, विद्वानों की सभा क्या है, तो इस प्रकार आप इनको देख सकते हैं कि संसद सरला नाम से आप लिख के दे सकते हैं। संसद, राज्यसभा, लोकसभा और इनका जिक्र भी मैंने आपको बता दिया संविधान के किस किस अनुच्छेद में है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर कोई आपको कंफ्यूजन रहती है तो हम हमारे कमेंट बॉक्स में आप अवश्य बता सकते हैं कि क्या कंफ्यूजन रहती है आप सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो HSSC द्वारा पूछा गया था कि उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है, कौन चुनता है। इसके लिए ऑप्शन दिए गए थे, राष्ट्रपति चुनता है, या फिर प्रधानमंत्री चुनता है, और लोकसभा अथवा राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, या फिर दोनों सदनों के सदस्य, मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य जो भी मेरे नए साथी हैं जिनको राजनीतिक विज्ञान कम समझ में आती है उनके लिए मैं आपको बताता हूँ, हिंदी तो आपको अच्छी समझ में आती है। यहाँ पर दिया गया है लोकसभा या राज्यसभा, मीन्स या और में आप सबको शायद फर्क समझ में आ रहा होगा। या का मीन्स होती है तो लोकसभा चुनेगी या राज्यसभा चुनेगी, लोकसभा और राज्यसभा साथ मिलकर चुनेगी, प्लस होगा। या यहाँ पर या का मतलब होता है या ये चुनेगी या ये चुनेगी। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, उपराष्ट्रपति को कौन चुनता है। आप सभी की नॉलेज अच्छी हो तो आपको पता है उपराष्ट्रपति को क्या कहा जाता है, एक नाम अन्य राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कहा जाता है, पदेन अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति नहीं चुनता है, प्रधानमंत्री भी नहीं चुनता है। लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य, अकेली लोकसभा या राज्यसभा उपराष्ट्रपति को नहीं चुन सकती। इसका सही आंसर आएगा लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य दोनों मिलकर चुनते हैं इसको। अब इनके संविधान के अनुच्छेद में अगर इनका जिक्र मैं आपको बताना चाहूं तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 में जिक्र होता है, अनुच्छेद 52 में। प्रधानमंत्री के लिए हम 74 और 75 अनुच्छेद, ये मैंने लिखा नहीं है, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 74 और 75। 74 लिखा गया है कि राष्ट्रपति के लिए एक मंत्रिमंडल होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा, और इसी प्रकार 75 में भी प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था की गई है कि एक प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का मुखिया होगा। तो इस प्रकार आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये प्रधानमंत्री के बारे में राष्ट्रपति आपको पता ही है, अभी पिछले करंट आपके मैं बता देता हूँ आपको, अपनी करंट को अच्छा रखा करो। पिछले एक बार ही अभी कुछ दिनों पहले राष्ट्रपति के लिए चुनाव हुए थे, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी। तो इस प्रकार अनुच्छेद शायद उपराष्ट्रपति का रह गया, उपराष्ट्रपति का पद संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है, अनुच्छेद 63 में। अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति का पद दिया गया है। और लोकसभा और राज्यसभा के मैंने आपको बता दिया था सरला नाम से, 79, 80, 81। इनको आप याद रखा करो दोस्तों। इनकी शॉर्टकट बना लिया करो, कुछ गूगल यूट्यूब से कुछ देख लिया करो आप। इस प्रकार ये क्वेश्चन क्लियर होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा,
मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? मार्ले मिंटो सुधार बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछ जाते हैं। मिंटो मार्ले मिंटो सुधार क्या था, कब हुआ और इसके क्या उद्देश्य थे? ये अलग अलग पूछा गया था, मैं इसको कंबाइन करके ले आया हूँ। अच्छा, सचिन ने एक बार पूछा था मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ और दूसरा पूछा था इसके उद्देश्य क्या थे। तो मैं दोनों को एक साथ कंबाइन करके ले आया हूँ और इसके उद्देश्य क्या थे, तो इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 में हुआ था, 1909 में। और इसके उद्देश्य क्या थे? चुनाव पृथक प्रणाली। चुनाव के लिए पृथक चुनाव प्रणाली का आप इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार मॉन्टेपेलो सुधार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। ये दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस मैं खुद से बनाकर नहीं लाया हूँ, एचएसएससी के द्वारा आपके सभी परिवेश के क्वेश्चन में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन मैं उन्हीं को लेकर आया हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, मेरे द्वारा भी क्वेश्चन तैयार करके लाए जाएंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में सीईटी से संबंधित सभी क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपकी आगामी परीक्षा में आ सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपका एक बेस तैयार करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया? भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया? आशा करता हूं यहाँ पर ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हो मैं ऑप्शन लिखूं तो मैं ये ऑप्शन खुद से लिखता हूं। भारतीय संविधान अंग्रेजों द्वारा, ये क्वेश्चन है, ये हमारे ऑप्शन यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा, बी ऑप्शन भारतीय द्वारा, सी ऑप्शन, इस क्वेश्चन में बहुत बार अलझते हैं बच्चे, मेरे दोस्त भीमराव अम्बेडकर द्वारा, या फिर डी, इसके दो ऑप्शन और लिखूंगा मैं, जवाहरलाल नेहरू या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी बोल सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं। मैं जो भी ऑप्शन आने की संभावना है वे सभी ऑप्शन लिख रहा हूं। या फिर ई, संविधान सभा द्वारा, पहले मेरी इच्छा थी कि मैं इन सभी के एक सेपरेट अलग से वीडियो बनाकर लाऊं, क्योंकि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने भाग, कितनी अनुसूचियां हैं, इस प्रकार मेरे वीडियोस लाने की वो थी, मेरी मन की इच्छा थी। लेकिन सीईटी के एग्जाम के लिए दोस्तों ने कहा कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेकर आओ जो हमारे सीईटी एग्जाम में काम आए, तो उन सभी के लिए मैं क्वेश्चंस लेकर आया। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया? तो भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ तो आपको पता ही है, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था। यहाँ पर बदल दिया मैंने, 26 नवंबर और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। आप सभी को पता है 1947 में देश आजाद हुआ। तो 1947 में सभी अंग्रेज हमारे देश से जा चुके थे, जो रहने की इच्छुक थे वे रह गए थे, लेकिन उनकी सत्ता नहीं रही थी। तो अंग्रेज तो हमारा संविधान बना ही नहीं सकते। बिल्कुल कॉमन सेंस की भाषा है ये, भारतीय द्वारा। आज सभी भारतीय मिलकर एक संविधान का निर्माण कर नहीं सकते। भारतीय जैसे हम अभी भी अपने प्रतिनिधि चुनकर भेजते हैं, लोकसभा राज्यसभा में तो विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, हम लोकसभा में चुनकर भेजते हैं या ग्राम में अपनी पंचायत बिठाते हैं, तो है सीधे आम नागरिकों द्वारा या सीधे भारतीय द्वारा भी संविधान सभा का निर्माण नहीं हो सकता। यहाँ पर मेरे बहुत सारे दोस्त अटकते हैं कि भारत के संविधान का निर्माण शायद भीमराव अम्बेडकर ने किया। नहीं दोस्तों, भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का निर्माण नहीं किया था। उन्होंने किस चीज का निर्माण किया था संविधान में, वह भी आपको मैं नेक्स्ट टॉपिक में बताता हूँ। तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी गलत है। जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद ये मुख्य भीमराव अम्बेडकर भी संविधान सभा
या मैं आपको बताना चाहता हूँ एक संविधान सभा भी आई है। इसमें मुख्य मुख्य पदों पर रहे थे, लेकिन इन्होंने भी संविधान का निर्माण नहीं किया। तो नेक्स्ट ऑप्शन हमारा लास्ट ऑप्शन बचता है संविधान सभा द्वारा। संविधान मैंने 2 बार लिख दिया था, संविधान सभा द्वारा। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा, एक कमेटी बिठाई गई थी जिसने भारत के संविधान का निर्माण किया था। तो इस ऐसे ऑप्शन में कंफ्यूज नहीं होना कि भारतीय संविधान का निर्माण शायद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया हो, ये बिल्कुल गलत है। भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के ही मेंबर थे और इनकी मुख्य भूमिका रही थी संविधान सभा जो ये थी। इसमें से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बना देता हूँ आपके लिए, यहाँ पर मैं इसको यूज करता हूँ। इससे संबंधित एक क्वेश्चन और भी आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था, संविधान सभा ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। जो ये संविधान सभा द्वारा संविधान बनाया गया, तो संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष कौन था। अगर इन तीनों में से मैं आपको एक चुनने के लिए कहूं तो आप किसे चुनेंगे, तो मैं आपको बता देता हूं संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो इस प्रकार भीमराव अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू के नाम भी आते हैं। इनके बारे में आपको बताना चाहूंगा ये किन पदों पर थे संविधान सभा में। संविधान सभा में एक कमेटी बनाई गई थी, बहुत सारी कमेटी थी। आपको बता देता हूं इसमें 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां थी संविधान सभा में। संविधान सभा में 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां थी। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आशा करता हूं आप उसको गलत नहीं करके आएंगे। यहाँ पर बात आती है हमारी एक बहुत ही मुख्य समिति थी, मुख्य समिति जिसे कहा जाता है प्रारूप समिति, प्रारूप या ड्राफ्ट कमेटी। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर इन्होंने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था। इनकी बहुत ही मुख्य भूमिका मानी जाती है संविधान के निर्माण में। लेकिन इस भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। अकेले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का सहयोग नहीं था, बहुत सारे हमारे विद्वानों का, बहुत ही बड़े बड़े विद्वान थे, उनका भी सहयोग था। संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को माना जाता है। संविधान सभा में 8 बड़ी और 13 छोटी समितियां थी और उसमें सबसे मुख्य समिति थी, उसका नाम था प्रारूप समिति या ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसी के साथ हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होंगे बिल्कुल भी। संविधान सभा, प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, संविधान सभा के अध्यक्ष, इनमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना आपको। ये सभी एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, भारतीयों को 1947 में सत्ता सौंपने की योजना को क्या कहा गया। जब 1947 को सत्ता सौंपी गई, सत्ता सौंपने की प्रक्रिया को क्या कहा गया। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हो गया। ऑप्शन में आपको नहीं देता हूं, सीधा डायरेक्ट आपको उत्तर बताता हूं उसका। 1947 में माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, ये वही योजना थी जिसने भारत और पाक के दो टुकड़े कर दिए थे, या भारत पाक विभाजन को के ऊपर मोहर लगा दी थी। भारत पाक विभाजन पर मोहर कब लगी, ये क्वेश्चन बनता है। भारत पाक विभाजन पर मोहर कब लगी, मोहर कब लगी। तो मैं बताना चाहूंगा भारत पाक विभाजन पर मोहर 3 जून 1947 को लगी थी। 1947 को लगी थी। 3 जून 1947 को भारत पाक विभाजन पर मोहर लगी थी। तो इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन
सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव कब दिया गया? प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा किस प्रस्ताव में दिया गया? प्रस्ताव कब दिया गया? कब दिया गया? तो इसका मैं डायरेक्ट आपको सुनाता हूं। अगस्त प्रस्ताव 1940 को। अगस्त प्रस्ताव 1940 को। दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई भी सन होती है, कोई भी महीना या कोई भी ऑप्शन उत्तर होता है तो उसके पीछे एक घटना जुड़ी होती है। आप सभी सोच रहे होंगे कि अंग्रेजों ने यहाँ पर संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1940 को क्यों दिया था। कोई तो खास रीजन रहा होगा, क्योंकि भारतीयों ने ये तो है नहीं कि 1940 में स्वतंत्रता या संविधान की मांग की हो। वे तो पिछले बहुत से वर्षों से मांग करते आ रहे थे। तो 1940 में इन्होंने यह बात यह संविधान सभा गठन का प्रस्ताव करने का आश्वासन या प्रस्ताव कब दिया गया? 1940 में दिया गया था, क्योंकि 1939 में आप सभी को पता है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और अंग्रेजों ने भारतीयों के बिना पूछे ही भारतीय सेना को या भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया। युद्ध में झोंक दिया और भारतीयों से पूछा भी नहीं। वही बात हो गई जैसे मैंने आपको अभी पिछली वीडियो में कराया था कि इंदिरा गांधी ने मोरारजी देसाई के वित्त मंत्री रहते हुए, पद पर रहते हुए उनसे पूछा भी नहीं और ऐसे ऐसे एक्ट पारित कर दिए जिससे मोरारजी देसाई उनसे रुष्ट हो गए थे। उसी प्रकार ये 1947 की बात है, वो तो अभी पिछले कुछ दिनों की बात है। 1966 से 1971 तक की वीडियो में बताई थी मैंने वो। 1947 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तब सेना को, भारतीय सेना को युद्ध में झोंक दिया। तो इससे भारतीय काफी नाराज हो गए और कांग्रेस ने सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। सभी पदों से इस्तीफा दे दिया कि हमसे पूछा भी नहीं और हमें, हमारी सेना को, हमारे भारतीयों को युद्ध में झोंक दिया द्वितीय विश्व युद्ध में। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने भारतीयों को सिर्फ खुश करने के लिए, अंग्रेजों ने भारतीयों को खुश करने के लिए, देखो खुश करने के लिए क्या कहा कि आप अपनी एक बार हमें युद्ध जितवा दीजिए, हम युद्ध में इसमें भाग ले लीजिए, हम आपको संविधान सभा के गठन का आश्वासन देते हैं। तो संविधान सभा की मांग कब से उठने लगी थी इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। 1835 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने 1895 मैं 1835 बोल रहा था, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने सर्वप्रथम संविधान की मांग उठाई थी। फिर इसके बाद 1922 में चौरा-चौरी कांड के बाद महात्मा गांधी ने संविधान की मांग उठाई। फिर आती है 1934 में एम.एन. रॉय ने औपचारिक मांग उठाई, संविधान सभा की औपचारिक मांग उठाई। 1895, 1922, 1934 और फिर 1940 में इनकी मांग उठाने का इन पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अंग्रेजों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। 1940 में मजबूरी मैंने आपको बताई थी इनकी क्या मजबूरी थी। 1939 में उन्होंने भारतीयों को युद्ध में झोंका तो भारतीयों ने मना कर दिया, हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो इन्होंने उनको खुश करने के लिए आश्वासन दिया कि युद्ध समाप्ति के बाद हम आपको संविधान सभा के गठन का आश्वासन देते हैं। मजबूरी में इन्होंने आश्वासन दिया। आशा करता हूं आपको ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया होगा। सर्वप्रथम संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव का आश्वासन कब दिया गया? अगस्त प्रस्ताव 1940 में। बाल गंगाधर तिलक ने इसी की मांग 1895 में उठाई थी। महात्मा गांधी ने 1922 में इसकी आवाज उठाई थी। 1934 में एम.एन. रॉय ने उठाई थी, जो उग्र मानववादी चिंतक माने जाते हैं। 1940 में अंग्रेजों ने मजबूरी में इसका आश्वासन दिया था, भारतीयों को सिर्फ खुश करने के लिए। इसी से संबंधित दो क्वेश्चन और आते हैं। वे एचएसएससी ने पूछे नहीं है, लेकिन एचएसएससी उनको पूछ सकती है। वे क्वेश्चन आपको कर देता हूं कि संविधान के निर्माण का प्रस्ताव, संविधान
के निर्माण का प्रस्ताव, संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन या प्रस्ताव द्वारा दिया गया? किस मिशन द्वारा दिया गया? किस मिशन द्वारा दिया गया? संविधान, यहाँ पर सिर्फ आश्वासन दिया गया है, यहाँ पर संविधान सभा के मिशन का प्रस्ताव पूर्णतः पारित नहीं किया गया, सिर्फ आश्वासन दिया गया है भारतीयों को खुश करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये एसएससी ने अभी तक पूछा नहीं है, पूछ सकती है, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन द्वारा दिया गया? इससे संबंधित ही बिल्कुल सेम क्वेश्चन एक और बनता है, मैं आपको वो भी लिखवा देता हूं कि संविधान सभा का गठन किस मिशन द्वारा हुआ? संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव द्वारा हुआ? देखिए बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, प्रस्ताव द्वारा हुआ। इसमें देखिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम से हैं। संविधान के निर्माण का प्रस्ताव किस मिशन द्वारा दिया गया और संविधान सभा का गठन किस प्रस्ताव द्वारा हुआ? आप सोचेंगे कि क्वेश्चन तो बिल्कुल सेम है, इसमें क्या है, जिसने संविधान के निर्माण का प्रस्ताव दिया है उसी के गठन का प्रस्ताव भी दिया हुआ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। संविधान के निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, क्रिप्स मिशन द्वारा। क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? इसका आप ऑप्शन बता सकते हैं, मुझे कमेंट में बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं 1942 में आया था। अच्छा, क्रिप्स मिशन की मांगों को किसने ठुकरा दिया था? मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग ने पृथक चुनाव के लिए, पृथक चुनाव प्रणाली सॉरी भारत पाक के विभाजन के लिए क्रिप्स मिशन के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो संविधान के निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया था, लेकिन संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा हुआ था, कैबिनेट मिशन द्वारा, जो 1946 में आया था। इसमें भारत पाक के विभाजन पर मोहर लग चुकी थी, तो इस प्रकार मोहर बाद में लगी है, 3 जून 1947 को मोहर लगी थी। इस प्रकार वहां पर बात हो चुकी थी कि भारत और पाक अलग अलग होंगे। तो इस प्रकार संविधान के निर्माण का प्रस्ताव क्रिप्स मिशन द्वारा दिया गया और संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव 1946 में कैबिनेट मिशन द्वारा दिया गया। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको अपनी नोटबुक या अपने नोट्स तैयार करने के लिए आप इसको लिख भी सकते हैं। ये जो नीचे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, ये एसएससी ने अभी तक नहीं पूछे हैं, क्या पता आगामी आपके पेपर में सीईटी एग्जाम में पूछ सकती है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में राज्यों का पुनर्गठन, ये एसएससी ने पूछा है। भारत में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? आप किसी को पता हो तो दोस्तों, पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किस राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? राज्यों का गठन किस आधार पर किया गया? आधार पर किया गया। एसएससी ने इसके ऑप्शन दिए थे, सांस्कृतिक आबादी, सांस्कृतिक आबादी, भाषाई या भौगोलिक। भारत में राज्यों का पुनर्गठन अधिनियम कब आया था? 1956 में आया था। तब तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ही होते थे। और ये ऑप्शन दिया एसएससी ने कि भारत का जो राज्य पुनर्गठन अधिनियम है वो किस आधार पर किया गया? सांस्कृतिक आधार पर किया गया, या आबादी के आधार पर किए गए, या भाषाई आधार पर किया गया, या भौगोलिक आधार पर किया गया? तो सांस्कृतिक आधार पर नहीं किया गया, आबादी के आधार पर भी नहीं किया गया, भौगोलिक आधार पर भी नहीं किया गया। इसका सही उत्तर है भाषाई आधार पर। जिस भाषा के लिए हम लड़ते रहते हैं कि हमारी भाषा उच्च है, हमारी भाषा किसी भाषा हमको निम्न करते हैं, उसी भाषा के आधार पर भारतीय राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में राज्यों का नया गठन हुआ था। तब तक 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ही थे। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है?
ये क्वेश्चन भी एचएसएससी द्वारा पूछा गया है। लोकसभा के जो सदस्य हैं, लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है। इसे संबंधित एक क्वेश्चन और भी बनता है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो राज्यसभा में आपको बता देता हूँ कि स्थायी सदन है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। हर 2 वर्ष में एक सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं और यह एक स्थायी सदन इसलिए माना जाता है क्योंकि यह कभी भंग नहीं होती, क्योंकि इसके नए नए सदस्य हर 2 वर्ष में चुनकर नए आ जाते हैं। और इस प्रकार लोकसभा को भंग किया जा सकता है, लोकसभा भंग होती भी है। हर 5 वर्ष में इसके चुनाव होते हैं, 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। तो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल इस प्रकार कितने वर्ष का हुआ, 5 वर्ष का। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है उसकी उम्र क्या होती है, और ऐसे ऐसे आपसे आयु भी पूछ सकते हैं कि न्यूनतम आयु कितनी होती है। लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु भी आपसे पूछ सकते हैं। तो लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु होती है 25 वर्ष। तो मैं इसके आप सबको न्यूनतम आयु करवा देता हूँ इन सबकी कि न्यूनतम आयु राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, आपके गांव का सरपंच, मेंबर, जिला परिषद, नगर निकायों के, नगर निगम, नगर पालिका इत्यादि सभी के जो हम चुनते हैं या हमारे द्वारा चुनकर प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, उनकी उम्र कैसे निर्धारित होती है या फिर उनकी उम्र कितनी कितनी मानी जाती है। तो यहाँ पर मैं पहले आपको ये समझ में आएगा कि लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और इनकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है। तो यहाँ पर मैं इनका न्यूनतम आयु लिखता हूँ, सभी की न्यूनतम आयु। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीनों की न्यूनतम आयु कितनी मानी जाती है, 35 वर्ष। 35 वर्ष के बाद आप इनके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इनकी योग्यताएं और भी अनेक होती है, वह दिवालिया नहीं होना चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, ऐसी ऐसी बहुत सी योग्यताएं हैं। आप उनको हार्ड कवर या किसी अन्य चैनल गूगल से आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ आपको न्यूनतम आयु करवा रहा हूँ। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, इनकी क्या होती है उम्र, 35 वर्ष। राज्यसभा और विधान परिषद, इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु क्या होती है, 30 वर्ष। इनके सदस्यों की न्यूनतम आयु कितनी होती है, 30 वर्ष। फिर आता है लोकसभा, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधानसभा और क्या क्या बच गया, और बच गया हमारा विधानसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, अध्यक्ष। लोकसभा में सभी आ जाते हैं, अध्यक्ष भी आ गया, उपाध्यक्ष भी आ गया, इसका सदस्य भी आ गए, विधानसभा में इसका अध्यक्ष भी आ गया, उपाध्यक्ष भी आ गया। तो इनकी आयु न्यूनतम आयु कितनी है, 25 वर्ष। आशा करता हूं आप आगे से इनको बिल्कुल आसानी से याद कर सकते हैं। इसका मैं पूरा लिखता फिर आप इनका स्क्रीनशॉट ले लेना आप इनका। फिर गांव का सरपंच, पंच जिसे हम मेंबर बोलते हैं, नगर पालिका, नगर नियम और क्या क्या है, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद इत्यादि सभी के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, 21 वर्ष। अब आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आगे से इसको याद रखेंगे। तो किसी के एग्जाम में 100% गारंटी तो किसी चीज की होती नहीं है, लेकिन 100% ये है कि इनमें से एक न एक की पक्की न्यूनतम आयु हर बार पूछी जाती है और पूछेंगे भी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष मानी जाती है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु और विधान परिषद के लिए 30 वर्ष मानी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष की 25 वर्ष मानी जाती है। सरपंच, पंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, इन सब के लिए न्यूनतम आयु कितनी मानी जाती है, 21 वर्ष मानी जाती है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये आपकी जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए मैंने बताया है सभी को। एसएससी इनके बारे में क्वेश्चन पूछती रहती है और आगामी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, भारतीय लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? भारतीय लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? और इनको जनक कहा भी किसे था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। इनको कहा था, पहले तो मैं लोकसभा का जनक कौन है? जीवी मावलंकर। पूरा नाम था इनका गणेश वासुदेव मावलंकर। इनको भारतीय संविधान का जनक पंडित नेहरू जी ने कहा था। और ऐसे पूछा जा सकता है कि भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष, तो दोस्तों प्रथम अध्यक्ष भी जीवी मावलंकर ही थे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी मानी जाती है? भारत में मतदाता की, मैंने वहां पर पढ़ा था राष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु, उपराष्ट्रपति के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, जिला पंच सरपंच सभी की न्यूनतम आयु करवाई थी। एक रह गया था हमारा मतदाता, जो इनको वोट देता है सभी को। मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी है? आप सबको पता होगा, शायद सबका वोट बन चुका होगा। 18 वर्ष की उम्र में आप सभी का वोट बन गया था। 18 वर्ष की आयु मतदाता की न्यूनतम आयु है। लेकिन क्या ये शुरू से ही 18 वर्ष की रही थी? नहीं, शुरू में यह 21 वर्ष की थी। 61वां संशोधन हुआ 1989 में और इसको घटाकर 18 वर्ष कर दिया। लेकिन एक विद्वान ऐसे भी थे जो कह रहे थे कि मतदाता की आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, 15 वर्ष होनी चाहिए। कौन थे ये विद्वान? अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो आपको बताता हूं मैं, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्होंने कहा था कि मतदाता की आयु 15 वर्ष की होनी चाहिए। इसी साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट और लास्ट। आशा करते हैं ये सभी क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे होंगे, क्योंकि ये तो जैसे पूछे गए थे अपने सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में, अपने एग्जाम्स में। और नेक्स्ट सीईटी एग्जाम में भी ऐसा कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। 1932 में क्या हुआ था? एक पूना पैक्ट हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? आप सभी को पता हो तो गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बीच में होता। पूना पैक्ट में क्या प्रावधान थे? में क्या प्रावधान थे? तो 1932 में जब गांधी जी यरोदा जेल में थे, यरोदा जेल में थे, 1932 में अंग्रेजों ने दलितों को पृथक चुनाव प्रणाली में, पृथक चुनाव प्रणाली के अंतर्गत इनको बांट दिया था। इनको अलग पृथक चुनाव प्रणाली दे दी गई थी। और इसी के लिए गांधी जी चाहते थे कि दलित हिंदुओं से अलग न हो, क्योंकि यदि पृथक चुनाव प्रणाली मिलती है दलित हिंदुओं से अलग हो जाएंगे, ये इन्हें हिंदुओं के साथ बांधे रखना चाहते थे। तो इसलिए इन्होंने दलित इस के विरोध में यरोदा जेल में अनशन कर दिया, आमरण अनशन, आमरण अनशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी अपने पक्ष से नहीं हटे और बहुत दिनों बाद जब विभिन्न पक्षों का उन पर दबाव आने लगा तब यरोदा जेल में से मिलने गए और पूना पैक्ट हुआ। क्योंकि पूना की यरोदा जेल में थे तो उसको पूना पैक्ट नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें प्रावधान क्या हुआ था कि दलितों को आरक्षण मिलेगा, दलितों को आरक्षण मिलेगा। तो दलितों को आरक्षण कब से मिलने की बात हुई थी? 1932 से। यहाँ पर जो बहुत से आपके दोस्त कहते हैं, आरक्षण के मुद्दे पर आपके साथ बहस करते हैं कि यह कोई संविधान का दिया गया नहीं है, यह एक पूना पैक्ट का समझौता है जो आरक्षण दिया गया है। और गांधी जी और भीमराव अंबेडकर जी के
विषय यह पक्ष यह प्रावधान हुआ था। तो इसी के साथ 1932 में पूना पैक्ट में क्या हुआ था, दलितों के लिए आरक्षण का प्रावधान हुआ था। और 1930 के दशक में यंग इंडिया और इस पूना पैक्ट में गांधी जी ने दलितों के लिए एक शब्द यूज किया था, हरिजन। दलितों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन हरिजन जो अभी दलित समाज के लोग हैं उन्हें यह शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वे इसको अपना अपमानजनक शब्द या उपहास का एक शब्द बोलते हैं। तो 1982 में आपको बता देता हूं मैं, कभी आप भी किसी का उपहास उड़ाने के लिए ऐसा कोई वर्ड यूज करें तो इसकी कोई अग्रिम जमानत भी नहीं है। 10 फरवरी 1982 को किस मैं बताता हूं आपको गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र किसमें इस शब्द का प्रयोग न करें। और जस्टिस आर के अग्रवाल और एक और जज थे इनके साथ है अशोक भूषण की बेंच ने हरिजन, धोबी इत्यादि शब्दों पर अपमानजनक और गाली इत्यादि कहते हुए इस शब्द पर रोक लगा दी। तो किसी भी, मैं चाहता हूं दोस्तों, ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें, किसी की अपमानजनक या उपहास ऐसा कोई वर्ड यूज ना करें जिससे किसी भी जाति या किसी भी समुदाय को नीचा देखना पड़ता उस शब्द से। अब बात आती है कि दलितों को यह हरिजन शब्द पसंद क्यों नहीं आया, क्योंकि साउथ में, दक्षिण भारत में एक प्रथा थी देवदासी की। ज्यादा श्लोकी बन जाते हुए देवदासियों से जो संतान उत्पन्न होती थी उनको हरिजन कहा जाता था। तो इन्हें यह हरिजन शब्द बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और इन्होंने इसके लिए समय समय पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पर अपने दलीलें पेश की। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कह चुका है कि हरिजन शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें, अपना भविष्य निखारें, अपना भविष्य संजोएं, न कि किसी समाज को ऐसे गाली या ऐसे कोई वर्ड यूज करते हुए अपना भविष्य खराब करें। इसी के साथ हमारी आज की क्लास पूरी होती है। आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे समझ में आए होंगे। और इसी के साथ